दोस्तों, क्या मोदी और अमित शाह ने एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि अमित शाह एक तीर से तीन निशाने लगाने वाले हैं। मोदी और अमित शाह की जोड़ी कुछ ऐसा तूफान खड़ा करने वाली है जिससे पहले की एफसीआरए बिल को लेकर यह खामोशी थी। सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा है, टीवी डिबेट्स में शोर है कि सरकार बैकफुट पर आ गई, लेकिन सच दोस्तों इसके बिल्कुल उलट है। राजनीति में जो चाल चली जाती है वो हमेशा दूर की बाजी को दिमाग में रख कर तय की जाती है, और जिसे मोटा भाई लोग कहते हैं, अमित शाह की हर एक चाल, हर एक स्ट्रेटेजी भविष्य को लेकर होती है। तीन बड़े फैसले होने वाले हैं जो पूरे देश की राजनीतिक, पूरे देश की ज्योग्राफिकल और पूरे देश के हालात को पलट कर रख देगा। कई बार ऐसा होता है कि आम जनता जिसे एक प्रशासनिक असफलता या फिर रणनीतिक सरेंडर मान रही है, वो असल में एक मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए एक ही तीर से तीन ऐसे निशाने साधे गए जिन्हें समझे बिना भारत की अगले 50 साल की राजनीति और सुरक्षा का पूरा ढांचा कभी नहीं समझ सकते। और खासकर जब मोटा भाई और पीएम नरेंद्र मोदी की चाल हो तो वो चाल एक तरह से नहीं चली जाती, अनेकों तरह से दर्शकों चली जाती है, और उसे पूरा होने से कोई रोक भी नहीं सकता। उसे फिर पूरा होना ही है, चाहे वो आज हो या कल हो, लेकिन वो पूरा होकर रहेगा। अब पर्दे के सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस पर्दे के पीछे की पूरी कहानी को समझिए, जिसे मुख्य धारा का मीडिया या तो समझा नहीं पाया या फिर पूरी तस्वीर दिखाने में कतरा रहा है। जब कोई सरकार किसी कानून को सीधी लड़ाई जीतकर पास कराने की ताकत रखते हुए भी उसे संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला करती है, तो उसके पीछे का गणित सिर्फ एक कानून या फिर एक बिल तक सीमित नहीं होता। इसके तार भारत के भावी राजनीतिक नक्शे, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गहरे दबाव और देश के भीतर जारी एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक अदृश्य युद्ध से जुड़े होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हमें उस सबसे बड़े रणनीतिक स्तंभ की तरफ देखना होगा जो इस समय देश की राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी हलचल बनने जा रही है, और वो है परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन का आने वाला तूफान। भारत में जल्द ही नई राष्ट्रीय जनगणना का काम शुरू होना है, जिसके तुरंत बाद पूरे देश की लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से पुनर्गठन होना भी तय है। अभी तक देश में जो संसदीय सीटें काम कर रही हैं, वो 1971 की जनगणना के पुराने फॉर्मूले और 2011 के आंकड़ों के अधूरे समायोजन पर टिकी है। आज हालत यह हो चुकी है कि कई राज्यों में एक एक सांसद 12 से 20-20 लाख तक की आबादी का प्रतिनिधित्व करने को मजबूर है, जो किसी भी प्रशासनिक या लोकतांत्रिक पैमाने पर व्यवहारिक ही नहीं है। वो 22 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकता। जब 2026 के बाद जनगणना के बाद परिसीमन का चाबुक चलेगा तो भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर सीधे 72 के आसपास पहुंचने का अनुमान है। वहीं यूपी में यह संख्या 80 से छलांग लगाकर 120 के बड़े आंकड़े को छू सकती है। राजस्थान, एमपी और गुजरात जैसे राज्यों में भी सीटों का भारी इजाफा होगा। लेकिन असली पेच यहां नहीं है। असली चुनौती उस संवैधानिक दीवार की है जिसे तोड़े बिना इस परिसीमन को लागू करना किसी भी सरकार के लिए पूरी तरह से असंभव है। इस पूरे ढांचे को बदलने के लिए संसद में कोई साधारण बहुमत काम नहीं आने वाला। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पास कराना होगा, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 यानी कि 2/3 मेजोरिटी की सख्त जरूरत होती है। अब जरा उस राजनीतिक गणित को ध्यान से समझिए, जहां से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए सत्ताधारी गठबंधन को सिर्फ अपने सांसदों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए दक्षिण भारत की क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि तमिलनाडु की डीएमके और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन मिलना बेहद अनिवार्य है।
पूर्वोत्तर के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्य काफी हद तक क्रिश्चियन बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र है और दक्षिण भारत में भी कई ऐसे मजबूत वोट बैंक हैं जो विदेशी फंडिंग या फिर एनजीओ से जुड़े मुद्दे पर बेहद संवेदनशील और सतर्क रहते हैं। अगर सरकार एफसीआरए बिल को संसद में अपनी संख्या बल की ताकत पर जबरदस्ती पास कराने पर अड़ जाती तो इसका सीधा और तात्कालिक असर उन इलाके में पड़ता, उन इलाके में जो सहयोगी हैं उनके साथ रिश्ते पर पड़ता, जो काफी हद तक परिसीमन वाले संवैधानिक बिल के लिए बेहद जरूरी है। वो लोग साथ खड़े होते, लेकिन एफसीआरए के जरिए से वो सरकार से छिटक सकते थे। अगर सरकार एफसीआरए बिल को संसद में अपनी संख्या बल की ताकत पर जबरदस्ती पास कराने पर अड़ जाती तो इसका सीधा और तात्कालिक असर उन क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ रिश्तों पर पड़ता जिनकी मदद इस संवैधानिक बिल के लिए बेहद जरूरी है। अगर एफसीआरए पर जीत पकड़ी जाती तो पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के सहयोगी दल तुरंत छिटक जाते और परिसीमन के लिए जिस 2/3 बहुमत की सख्त जरूरत है वो हमेशा के लिए लटक जाता है। अब जरा कंपेयर कीजिए कि देश के लिए भविष्य की दिशा में देखें लंबे समय की अवधि के लिए तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिसीमन जैसे विशालकाय संवैधानिक सुधार को आसानी से पास कराना या फिर एफसीआरए को तुरंत पास कराने के चक्कर में अपने ही गठबंधन के हाथों को कमजोर कर लेना। एफसीआरए कानून कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे पास कराने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़े। इसे तो सरकार जब चाहे जब पास करा ले, एक साधारण बहुमत से भी किसी भी सामान्य सत्र में से पास कराया जा सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर सीधे अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के जरिए रातों रात इसे लागू किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का बेहद कड़ा और रणनीतिक चुनाव किया है। अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। परिसीमन को पहली प्राथमिकता पर रखा है और एफसीआरए को जेपीसी की प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाने का समझदारी भरा रास्ता चुना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह ने यह बहुत बड़ा निशाना साधा है, मास्टर स्ट्रोक है ये। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एफसीआरए बिल के जेपीसी में चले जाने से विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने का काम पूरी तरह से रुक गया है? अब सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में यही सबसे बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि जब तक नया बिल संसद में पूरी तरह से पास होकर कानून नहीं बन जाता तब तक सब कुछ पहले जैसा ही ढीला ढाला चलता रहेगा। लेकिन जमीनी प्रशासनिक सच्चाई से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। सरकार ने बिल को संसद के पटल पर औपचारिक बहस के लिए रखने से पहले ही कानून के प्रशासनिक ढांचे के तहत एफसीआरए 2.0 के कड़े नियमों को नोटिफाई कर दिया है और वो 1 जुलाई से पूरे देश में पूरी कानूनी ताकत के साथ लागू भी हो चुके हैं। यानी सदन में जो चल रहा है वो सिर्फ समझिए कि पर्दे के सामने की कहानी है, पर्दे के पीछे खेल तो मोटा भाई पहले ही कर चुके हैं। कानूनी प्रक्रिया का यह ऐसा पहलू है जिसे बहुत कम लोग गहराई समझते हैं। संसद के पास होने वाला बिल एक वैधानिक ढांचा देता है, लेकिन प्रशासनिक नकेल कसने की असली चाबी गृह मंत्रालय के पास पहले से मौजूद उन नियमों और पोर्टल्स में होती है जिन्हें बिना किसी बड़ी संसदीय ड्रामा के तुरंत लागू किया जा सकता है। यह तो सब मोटा भाई के हाथ में ही है ना। सरकार ने एफसीआरए पोर्टल्स, बैंकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और एसबीआई की मुख्य दिल्ली शाखा के जरिए फंड ट्रांसफर की निगरानी प्रणाली को इतना मजबूत कर दिया है कि एक-एक डॉलर और एक-एक यूरो की आवाजाही पर 24 घंटे सीधी नजर रखी जा रही है। यानी कानून का जो असली शिकंजा किसी एनजीओ की गर्दन पर कसना चाहिए था वो प्रशासनिक स्तर पर पहले ही पूरी तरह से कस दिया गया। अगर हम आंकड़ों की गहराई में उतरें तो इस प्रशासनिक प्रहार की भयावहता समझ में आती है। साल 2014 में जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब भारत में लगभग 52,000 ऐसे एनजीओ रजिस्टर्ड थे जो विदेशों से बेधड़क पैसा वसूल रहे थे और उनका कोई हिसाब किताब तक नहीं मांगा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों के लगातार कार्रवाई और हालिया नोटिफाई हुए सख्त नियमों के बाद इनमें से 28,400 से भी ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किए जा चुके हैं। 52,000 में से आधे भी नहीं बचे। आज की तारीख में पूरे देश में केवल 14,000 से 16,000 के आसपास ही ऐसे एनजीओ हैं जिनके पास विदेशी फंडिंग हासिल करने की वैध अनुमति है और वो सभी नए और कड़े एफसीआरए पोर्टल्स के जरिए एक एक पैसे जवाबदेही देने के लिए मजबूर है।
अब उस सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाते हैं जिसे विदेशी फंडिंग का सबसे खौफनाक सच माना जाता है। भारत में आने वाले विदेशी फंड को लेकर आमतौर पर यह धारणा बनाई जाती है कि पूरा का पूरा पैसा केवल धार्मिक रूपांतरण या फिर धर्मांतरण की गतिविधियों के लिए जाता है। यानी कि बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट करो, सनातनियों को टारगेट करो और हिंदुओं जो गरीब हिंदू हैं उन सबको टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दो। लेकिन खुफिया एजेंसीज, वित्तीय जांच इकाइयां और गृह मंत्रालय के डेटा का विश्लेषण एक बेहद खतरनाक कहानी बयां करती है। लेकिन हकीकत यह है कि कुल विदेशी फंडिंग का केवल 30% हिस्सा ही सीधे तौर पर धार्मिक या फिर सांस्कृतिक रूपांतरण से जुड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। बाकी का जो 70% का फंड है ना, वो एक ऐसे अदृश्य और बेहद संगठित नेटवर्क में झोंका जाता है जिसका सीधा मकसद भारत के आर्थिक, औद्योगिक और सामरिक हितों को भीतर से खोखला करना होता है। अब देखिए, यहां पर यह बात भी समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि जैसे ही एफसीआरए लागू हो जाएगा तो भाई विदेश से फंड आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एफसीआरए कानून का सीधा एक लाइन मतलब समझिए कि भाई जो भी फंड आपको फंड लाने से रोका नहीं जा रहा है, आप भर भर के फंड लाइए, आप जितना ला सकते हैं उतना लेकर आइए, लेकिन आप कागज दिखा दीजिए कि भैया कितना फंड आया है, हमने कहां खर्च कितना किया है। बस यही और है और कुछ नहीं है इसमें। सीधा एक लाइन में समझिए, एनजीओ कह रहा है या फिर जो ऐसे तत्व हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम पैसा लाएंगे लेकिन पेपर नहीं दिखाएंगे। सरकार कह रही है कि आप फंड जितना चाहे उतना लेकर आओ, बस आप हमें पेपर दिखा दो और कुछ नहीं है। सिंपल फंडा आप समझ लीजिए। ये जितना जो फैलाया जा रहा है ना भ्रम, ऐसा वैसा ये वो कुछ भी नहीं है। सिंपल फंडा यही है। अब ये जो हम 70% की बात कर रहे थे, ये 70% जो एंटी इंडिया फंड आता है वो किस तरह से काम करता है, इसे उदाहरण के जरिए से हम इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं से आपको समझाते हैं। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ सालों तक चले अचानक और हिंसक प्रदर्शनों से लेकर टूटी कोरियन के विशाल सैटेलाइट कोपर प्लांट को स्थायी रूप से बंद कराने तक के पीछे इन्हीं तथाकथित पर्यावरण और मानवाधिकारवादी एनजीओ का हाथ ही पाया गया था। उस कोपर प्लांट के बंद होने से भारत, जो कभी तांबे का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था, रातों रात तांबे का आयात देश बन गया और देश को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। यानी कि भारत पहले जो एक्सपोर्ट करता था तांबे का, वो इस एक कंपनी की वजह से रातों रात तांबे का आयात करने लगा और अरबों डॉलर का भारत को नुकसान हुआ। इसके अलावा देश के बड़े बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को रुकवाने में भी इनका ही हाथ होता है। भाई बड़े बड़े हाईवे बन जाएंगे तो देश स्मूथ चलने लगेगा। कहीं ऐसा बेस ना बन जाए जिस पर हेलीकॉप्टर लैंड करने लगे या फिर प्लेन लैंड करने लगे जिसे इमरजेंसी में यूज किया जा सके, तो इसे भाई रुकवा दो, है ना। नए पोर्ट्स ना बन सके, इससे देश आगे बढ़ जाएगा, तो भाई उसे रुकवा दो। माइनिंग साइट्स के खिलाफ फर्जी इन्वायरमेंटल रिपोर्ट तैयार करके अदालतों में याचिकाएं दाखिल करना, यही सब होता है ताकि मतलब लोगों को लगे कि ऐसा मैसेज जाए कि नहीं भाई एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, ये कॉपर प्लांट लग जाएगा तो सारे लोग वहां पर मर जाएंगे। तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, ये तो सही बात बोल रहा है भाई, तो उसको रुकवा दिया जाता है। लोग रोड पर उतर जाते हैं और संवेदनशील मौकों पर देश के बड़े बड़े अचानक से देश में दंगे और धरने प्रदर्शनों को स्पॉन्सर किया जाता है। ये सभी जो है वो 70% फंड से ही खेला जाता है खेल, समझ रहे हैं। 70% खेल तो इन्हीं फंड से खेला जाता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकना, एनवायरनमेंट की दुहाई देकर बड़े बड़े जो कि क्रांतिकारी कदम हो सकते हैं उसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना, नहीं तो सड़कों पर उतर जाना, छोटे छोटे मसलों को लेकर बड़े बड़े दंगे, देश को जलाना, देश को आगे बढ़ने से रोकना, यह 70% फंड करता है। और बाकी 30% वो धर्मांतरण, हिंदुओं को टारगेट करना, जो झुग्गी झोपड़ी या फिर गरीब हिंदू हैं उन्हें अपने धर्म में लाकर बहलाना फुसलाना, क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाना, यह सब हो रहा है। अब सरकार की रणनीति की असली गहराई यही है कि उसने बिना किसी बड़े राजनीतिक हंगामे के इस 70% आर्थिक और सामरिक तबाही मचाने वाली फंडिंग की नसों पर पहले ही नोटिफाइड रूल्स के जरिए हमेशा के लिए ताला लगा दिया। क्योंकि अब 80% जो है ना, वो आपको आप किस चीज के लिए लाए हैं उसमें ही खर्च करना होगा। आपको आपका जो फंड होगा,
80% उसमें से जिस चीज के लिए आप लाए उसमें ही खर्च करना है, सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। इसे समझिए, जो आपका पैसा आ रहा है 100 रुपए में 80 रुपए तो आपको जिस चीज के लिए आ रहा है उस पर ही खर्च करना होगा। अगर इधर उधर किया तो भैया समझ लीजिएगा, फिर सिर्फ 20% जो फंड होगा वो आप अपने चाहे किसी भी चीज पर खर्च करें। आप सैलरी पर खर्च करें, अपनी गाड़ियों पर खर्च करें, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो पहले ही सरकार ने ऐसा जाल बना दिया कि अब ये एनजीओ कुछ नहीं कर पाएंगे। जब विदेशी फंड की इस 70% सप्लाई लाइन को प्रशासनिक स्तर पर पहले ही पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, तो फिर संसद में बिल को लेकर जल्दबाजी में राजनीतिक भूचाल लाने की क्या जरूरत थी। आप इसे जरा समझिए, जो काम नोटिफिकेशन और पोर्टल्स की नई तकनीक निगरानी से हो रहा है उसे शांत रहकर होने देना और संसद के पटल पर एक ऐसा कूटनीतिक मोहरा खेलना जिससे विपक्ष की पूरी रणनीति ही ध्वस्त हो जाए, इसी को असल में राजनीति में शतरंज की चाल कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण और कूटनीतिक स्तंभ पर, जो यह साफ करता है कि इस बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति में भेजने के पीछे कितना बड़ा नैरेटिव मास्टर स्ट्रोक छिपा हुआ है। अगर आप थोड़े समय पीछे जाकर केंद्र सरकार की रणनीतियों का पैटर्न देखें तो आपको वक्फ संशोधन बिल की कहानी याद आएगी। वो बिल को भी जब पहली बार सामने लाया गया था तब देश और दुनिया में एक ही शोर मचाया गया था कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। लेकिन जैसे ही उसे जेपीसी के हवाले किया गया, विरोध का सारा गुब्बारा रातों रात फूट गया। एफसीआरए संशोधन बिल के मामले में भी ठीक वही फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। जरा सोचिए कि अगर सरकार इस बिल को संसद में अपने प्रचंड बहुमत के दम पर एक ही दिन में पास करा देती तो क्या होता। विपक्षी दल, विदेशी एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन तुरंत सड़कों पर उतर आते। भाई साहब, दिल्ली की सीमाओं से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग या फिर किसान आंदोलन जैसी हिंसक और सुनियोजित अराजकता की बिसात बिछा देती। और वो तो कह रहे हैं ना कॉकरोच कि जंतर मंतर 2.0 होने वाला है, तो ये सब तैयारी में बैठे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में यह नैरेटिव फैलाया जाता कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों और सिविल सोसाइटी की आवाज को कुचलने के लिए जबरन कानून थोप रही है। लेकिन बिल को जेपीसी में भेजते ही उन सभी ताकतों के हाथ से वो सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड हमेशा के लिए छिन गया, जिसे वो ढाल बनाकर इस्तेमाल करने वाले थे। जेपीसी कोई सत्ताधारी दल का निजी मंच नहीं होता है। जेपीसी में बीजेपी के सांसदों के साथ साथ कांग्रेस, टीएमसी, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और यहां तक कि एआईएमआईएम जैसे प्रखर विपक्षी पार्टियों के सांसद भी शामिल होते। जब कोई बिल जेपीसी के पास जाता है तो उस पर बंद कमरों में एक एक क्लॉज पर महीनों तक विस्तार से बहस होती है। गवाहियों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है और विपक्षी सांसदों के सुझाव को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखती है तो उस पर केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरी भारतीय संसद की सर्वसम्मति का ठप्पा लग चुका होता है। इस सर्वसम्मति के ठप्पे की जरूरत भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर सबसे ज्यादा पड़ती है। जब भी भारत में विदेशी फंडिंग, एनजीओ या मानवाधिकारों से जुड़ा कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो वॉशिंगटन में बैठा अमेरिकी डीप स्टेट, यूरोपियन यूनियन के मंच और वेटिकन जैसी शक्तिशाली वैश्विक केंद्र तुरंत भारत पर मानवाधिकार हनन और धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने के आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। ये लोग बैठे इसीलिए वो भारत सरकार को एक तरफा और कट्टरपंथी सरकार के रूप में प्रदर्शित करने का अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाने लगते हैं। लेकिन जब यही कानून जेपीसी की कसौटी से तब कर बाहर निकलेगा तो भारत के विदेश मंत्रालय के पास दुनिया के किसी भी मंच पर यह कहने का तर्क होगा, यह फैसला किसी एक पार्टी या विचारधारा का नहीं है, बल्कि इसमें भारत के सभी धर्मों, सभी विचारधाराओं और विपक्ष के तमाम नुमाइंदों की सहमति शामिल है। कूटनीतिक मोर्चे के अलावा इसका एक और बेहद मजबूत पहलू है अदालती और कानूनी सुरक्षा। भारत में पिछले एक दशक में यह ट्रेंड साफ तौर पर देखा गया कि संसद के पास होने वाले किसी भी बड़े और क्रांतिकारी कानून को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज यह साबित करने में जुट जाती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय बहसों और विपक्षी राय की अनदेखी की गई है। लेकिन जब कोई कानून जेपीसी की लंबी और गहन समीक्षात्मक प्रक्रिया से होकर गुजरता है तो उसकी संवैधानिक और प्रक्रियात्मक मजबूती इतने अभेद्य हो जाती है कि देश की कोई भी अदालत
उसे प्रक्रियात्मक खामी के आधार पर खारिज या फिर स्टे उस पर नहीं लगा सकती। राजनीति और देश के शासन संचालन में जो लोग तत्कालिक प्रक्रियाओं, टीवी डिबेट के टीआरपी वाले ड्रामे या फिर सोशल मीडिया के गुस्से से अपनी राय बनाते हैं, वो अक्सर उस गहरी और दूरगामी सोच को देखने में पूरी तरह से चूक जाते हैं जो पर्दे के पीछे बहुत आकार ले रही होती है। एफसीआरए पर ना तो कोई ढील दी गई है, ना ही सरकार किसी दबाव में 1 इंच भी पीछे हटी है। देश के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 70% विदेशी फंडिंग की गर्दन पर पहले ही प्रशासनिक शिकंजा कसा जा चुका है और उसकी एक एक सांस को रोक दिया गया है। अब जो कुछ हो रहा है वो प्रशासनिक कार्रवाई को एक ऐसा अमर कानूनी कवच देने की तैयारी है जिसे आने वाले कई दशकों तक दुनिया की कोई भी ताकत ना तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा कर सके, ना अदालतों में चुनौती दे सके और ना ही देश के भीतर किसी दंगे या आंदोलन का जरिया बन सके। इसके साथ ही परिसीमन जैसे भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक संवैधानिक पुनर्गठन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को भी बेहद शांति और समझदारी के साथ साफ कर दिया गया है। अब शीतकालीन सत्र या आने वाले बजट सत्र तक ये पूरा चक्र ऐसे ही घूमेगा। तब तक बाजी इस तरह पलट चुकी होगी कि विरोध करने वालों के पास ना तो कोई कानूनी आधार बचेगा और ना ही कोई नैतिक तर्क बचेगा। सच्ची राष्ट्रनीति वही होती है जो बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्य को हासिल करे और विरोधियों को उस बिसात पर खेलने के लिए मजबूर कर दे जो उसने खुद उनके लिए बिछाई है। अब देखना यह है कि जब जेपीसी की सिफारिशों के साथ यह बिल अपने अंतिम और सबसे मारक रूप में संसद के पटल पर लौटेगा, तब आज विक्टिम कार्ड खेलने वाले विपक्षी दल और विदेशी नेटवर्क अपनी साख बचाने के लिए कौन सा नया रास्ता चुनते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।